Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी नर्सिंग थ्योरीज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नाइटिंगेल्स एनवायरमेंटल थ्योरीज, हेनरिसन की जो बेसिक 14 नीड्स थ्योरी है, और जेन वाटसन के केयरिंग थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी एंड इट्स अबाउट द पेशेंट सेंट्रल अप्रोच टू नर्सिंग। सही है। और ये थ्योरी किसने दी है? ये फे जी अब्दुल्ला। सही है। सही है। तो फे जी अब्दुल्ला का जो थ्योरी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब जो ये नेम है ना, दिस इज अ फीमेल नेम, इट्स नॉट अ मेल। ये कौन है? ये फीमेल है। अब्दुल्ला कौन है? फीमेल। सही है। अब इसकी जो थ्योरीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो थ्योरिस्ट है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरिस्ट के बारे में। ये थ्योरिस्ट कौन थे? सही है। सो अगर हम सबसे पहले इसकी डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पे, उसके हम डिस्कस करेंगे पैदाइश कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। सही है। तो ये 13 मार्च 1919 कहाँ पे ये पैदा हुई थी? न्यूयॉर्क में। ठीक है। ये इसकी हम अगर पैदाइश की बात करें, कब पैदा हुई थी? 13 मार्च 1919 कहाँ पे पैदा हुई थी? न्यूयॉर्क। अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरह ये इंस्पायर हो गई थी, मोटिवेट हो गई थी नर्सिंग में आने के लिए। ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था, एक डिजास्टर हुआ था, और उस डिजास्टर का क्या नाम था? हिंडनबर्ग। ठीक है। जो हिंडनबर्ग डिजास्टर था, ये एक एयरशेप था। क्या था? एयरशेप। और ये क्रश हुआ था कब? 1937 में। ये हाइड्रोजन गैस को कैरी कर रहा था। इस पे टोटल जो है 97 पैसेंजर, 97 टोटल पीपल थे इसमें। 97 में से 36 जो है वो पैसेंजर थे, और बाकी जो है 61 ये जहाज में जो अपना अमला होता है वो सारे थे उसमें। ठीक है। जब ये लैंडिंग कर रहा था ना, लैंडिंग ज़मीन के बिल्कुल करीब जब हो गया था, सो एट दैट टाइम ये क्रश हो गया था, और इसमें आग लगी थी, और इसमें तकरीबन 36 पीपल जो है उसमें इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। कितने की? 36 की। और बाकी जो है मतलब किसी ने छलांग लगाया था क्योंकि वो ज़मीन के काफ़ी करीब आ चुका था। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। तो इस इंसिडेंट से ये इंस्पायर हुई थी। उसका ये कहना था कि मतलब उस टाइम अगर उसके पास ये नॉलेज होती तो कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकती थी। तो ये जो हिंडनबर्ग जो इंसिडेंट है, इसकी वजह से वो नर्सिंग में आई थी। तो ये किस वजह से इंस्पायर हुई थी? इस वजह से। ठीक है। इसके अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो उसने नर्सिंग में क्या किया था? डिप्लोमा। डिप्लोमा इन नर्सिंग कहाँ से किया था? मेमोरियल हॉस्पिटल से। ठीक है। पेटकेन मेमोरियल हॉस्पिटल से उसने नर्सिंग में डिप्लोमा किया था। सही है। फिर उसने BSN भी किया था, यानी BS इन नर्सिंग में।
कब किया था? 1945 में। कहाँ से किया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। सही है। उसने एमएस भी किया था, यानी मास्टर किस चीज़ में किया था? साइकोलॉजी में, नॉट इन नर्सिंग। एमएसएन नहीं किया था उसने, साइकोलॉजी में। उसने एमएस किया था, यानी मास्टर किया था। कब? 1947 में। कहाँ से किया था? अगेन जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ से उसने किया था। और फिर पीएचडी किस चीज़ में? इन एजुकेशन में उसने पीएचडी किया था। कब? 1955 में। सही है। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट भी थी, क्योंकि उसने मास्टर किस फील्ड में किया था? साइकोलॉजी में। सबसे पहले उसने नर्सिंग डिप्लोमा किया था, जो पेटकेन मेमोरियल हॉस्पिटल है वहाँ से। फिर इसके बाद 1945 में उसने क्या किया था? बीएसएन। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। फिर 1947 में उसने मास्टर किया था साइकोलॉजी में, और 1955 में उसने पीएचडी किया था किस चीज़ में? एजुकेशन में। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद इसकी रोल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सही है। रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या रोल थी उसकी। सही है। सबसे पहले तो यह है कि यूएस में ये चीफ नर्सिंग ऑफिसर थी। ठीक है। दूसरा, ये वहां पे डीन भी रह चुके हैं। आजकल डीन के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है ना, तो मतलब ये पहले डीन रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि। ठीक है। ये कहाँ पे थी? चीफ नर्सिंग ऑफिसर और डीन कहाँ पे थी? एट यूनिफॉर्म सर्विस यूनिवर्सिटी। ठीक है। जो यूनिफॉर्म सर्विस यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो एज अ चीफ नर्सिंग ऑफिसर भी काम कर चुकी थी, और एज अ डीन भी वो वहाँ पे काम कर चुकी थी। इसके अलावा आउटकम की हम बात करें कि उसकी कोई आउटकम है या नहीं। ठीक है। तो इसकी क्या आउटकम है? किसी को पता है अब्दुल्ला की मेन आउटकम क्या है? उसने फर्स्ट कोरोनरी केयर, जो क्रिटिकल केयर होते हैं ना, फर्स्ट कोरोनरी केयर किसने एस्टेब्लिश किया था? ये अब्दुल्ला ने। तो उसने क्या किया था? कौन सा उसका मेन वर्ड था? एस्टेब्लिश फर्स्ट कोरोनरी केयर यूनिट्स। ठीक है। ये उसके आउटकम थे, मतलब मेन उसके, आप कह सकते हैं कि जो मेन वर्क है। सही है। तो यहाँ तक हमने थेओरेस्ट के बारे में डिस्कस किया कि वो 13 मार्च 1919 को वो पैदा हुए थे न्यूयॉर्क में। उसने अपने जो बेसिक एजुकेशन है डिप्लोमा इन नर्सिंग, वो कहाँ से किया था? पेटकेन हॉस्पिटल से किया था उसने, मेमोरियल हॉस्पिटल से। और फिर 1945 में उसने क्या किया था? बीएसएन किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। 1947 में उसने मास्टर किया था साइकोलॉजी में, अगेंस्ट उसी यूनिवर्सिटी से। और पीएचडी इन एजुकेशन भी किया था उसी यूनिवर्सिटी से 1955 में। अगर हम रोल की बात करें तो जो यूएस हैं, वहाँ की जो यूनिफॉर्म सर्विस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एज आ चीफ नर्सिंग ऑफिसर भी काम कर चुके थे, एज आ डीन भी वहाँ पे काम कर चुके थे। और इसकी मेन जो आउटकम है उसमें यह है कि जो कोरोनरी जो केयर यूनिट है वो किसने एस्टेब्लिश किया था? ये एस्टेब्लिश किया था अब्दुल्ला ने। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे थ्योरीज के ऊपर। सही है। यहाँ तक हमने बात की
थ्योरीज के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसकी थ्योरी की मेन एजम्पशन क्या है। इसको 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरीज भी कहते हैं, और इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है कि पेशेंट सेंटर अप्रोच टू नर्सिंग, सही है, या 21 नर्सिंग प्रॉब्लम ये भी कह सकते हैं। अगर इस थ्योरी की हम बात करें तो उसने जो मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, जो हेंडरसन की 14 बेसिक नीड है वहाँ से, और इसकी जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है उसमें हेंडरसन की वही 24 प्रॉब्लम जो बेसिक नीड है वो सारे उसमें शामिल हैं, सही है। तो उसने 3 चीज़ों के ऊपर उसने बात की थी। एक तो उसने पेंडोलम के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है, पेंडोलम, केयर पेंडोलम, उसके बारे में डिस्कस किया था। दूसरा उसका क्या था कि उसने बात की थी 21 नर्सिंग प्रॉब्लम, 11 नर्सिंग स्केल एंड 10 स्टेप टू आइडेंटिफाई दीज 21 नर्सिंग प्रॉब्लम, किस तरह उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर वो जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है उसने ग्रुप में डिस्कस की है, मतलब डिवाइड की है, फिजिकल नीड, ठीक है, सोशियोलॉजिकल नीड्स और इमोशनल नीड्स में। इसके अलावा उसने और भी उसकी कैटेगरी बनाई थी, 4 कैटेगरी उसने और भी बनाई थी उसकी, और इसमें एक था कि बेसिक टू ऑल, कुछ नीड ऐसे है जो बेसिक टू ऑल हर एक के लिए हैं, सस्टेनेबल नीड, रेस्टोरेटिव नीड्स और एक रिमेडियल नीड। सो ये 4 कैटेगरीज में भी उसने उसको डिवाइड किया था, सही है, क्लियर। 11 नर्सिंग स्केल मतलब ये है ना कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, तो किस तरह आप उसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास कौन सी स्केल होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 11 नर्सिंग स्केल की उसमें के बारे में डिस्कस किया था। केयर पेंडोलम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसने केयर पेंडोलम का भी कंसेप्ट दिया था। केयर पेंडोलम, ठीक है, पेंडोलम आप लोग जानते हैं उसको, हाँ जी, उसने ऐसा कंसेप्ट दिया था ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजीज सेंटर है, यहाँ पे क्लाइंट सेंटर है, और यहाँ पे नर्सिंग सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लाइंट है, क्या है, यहाँ पे डिजीज सेंटर है, और यहाँ पे नर्सिंग सेंटर है, ठीक है। अब देख, ये क्लाइंट जो है ना, ये डायनामिक सिस्टम है, डिजीज की तरफ भी जा सकते हैं, और नर्स का मेन काम क्या है कि उसको डिजीज सेंटर से निकाल कर नर्सिंग सेंटर में लेकर आना है। यानी नर्सिंग केयर के थ्रू अगर आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें, तो उसको आप हेल्थ की तरफ लेकर आ सकते हैं, सही है। तो ये एक पेंडोलम है, मतलब ये इस तरफ भी जा सकते हैं और ये इस तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन नर्स की मेन रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो नर्सिंग केयर को प्रोवाइड करें, जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है उसको टाइमली आइडेंटिफाई करें, उसको रिजॉल्व करें, ताकि पेशेंट जो है वो डिजीज सेंटर से निकाल कर नर्सिंग सेंटर में लेकर आए, क्लियर। तो उसने उसको केयर पेंडोलम दिया था। नर्सिंग केयर 2 टाइप के होते हैं ना, एक होते हैं ना केयरिंग फॉर एंड केयरिंग विद, केयरिंग फॉर एंड केयरिंग विद। सेल्फ डेफिसिट थ्योरी में हम डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे। एक ये है ना कि होली सोली केयर आप प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, इसको हम कहते हैं केयरिंग फॉर पेशेंट। और एक ये है ना कि आप एज असिस्टेंट काम करवाते हो, वो खुद काम करते हैं लेकिन आप उसको असेस करते हो, तो उसको कहते हैं केयरिंग विद। तो नर्सिंग इसमें जो केयरिंग फॉर है ना, इसमें आपकी जो पेशेंट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ आपने करना है। और केयरिंग विद में आपकी जो पेशेंट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो वॉशरूम जा सकते हैं, आप सिर्फ असेस करते हैं कि वो गिर न जाए।
वो मेडिसिन ले सकते हैं, आप सिर्फ उसको असेस करते हैं। वो ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ असेस करते हैं, ठीक है। तो जो फोकस था, फोकस केयर पेंडुलम, उसका यही कॉन्सेप्ट था कि 3 उसके सेंटर थे, डिजीज सेंटर, क्लाइंट सेंटर एंड नर्सिंग सेंटर। नर्सिंग का मेन काम क्या है कि उसको डिजीज सेंटर से निकालकर नर्सिंग सेंटर में लेकर आना है, यानी हेल्थ की तरफ लेकर आना है। क्लियर? अब देख, सबसे पहले हम बात करेंगे जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है उसके बारे में, सही है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे उसके जो 10 स्टेप है कि किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? मेटा पैराडाइम। मेटा पैराडाइम में हमारे पास क्या है? पेशेंट है यानी इंडिविजुअल है, हेल्थ है, एनवायरमेंट है और नर्सिंग है। कि अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला नर्सिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला हेल्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला एनवायरमेंट क्या है और नर्सिंग क्या है, ठीक है। सो हेल्थ का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला? हेल्थ का मतलब है कि द एब्सेंस ऑफ जो आइडेंटिफाई नर्सिंग प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं है, जो नर्सिंग 21 नर्सिंग प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं ना, अगर वो एब्सेंस है, मतलब कोई नर्सिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स मीन कि दिस इंडिविजुअल इज अ हेल्थी इंडिविजुअल, इसको हेल्थ कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक वेलबींग भी उसको कहते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हेल्थ का मतलब क्या है कि अगर वो प्रॉब्लम जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम की हम बात करेंगे, अगर वो मौजूद नहीं है, वो एब्सेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस पर्सन इज अ हेल्थी। क्लियर? अब ई का मतलब क्या है? एच हेल्थ, पेशेंट का मतलब क्या है? नर्सिंग का, नर्सिंग क्या है? नर्सिंग का मतलब है कि जो प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे हम, जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम एरिडिकेशन सिस्टम है। मतलब क्या है इसका? कि प्रॉब्लम को खत्म करना, ये नर्सिंग का काम है। जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है ना, उसको एरिडिकेट करना है, उसको खत्म कर देना है। नर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है वो एरिडिकेट हो, वो खत्म हो, सही है। तो नर्सिंग की मेन अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला नर्सिंग क्या है कि दिस इज द प्रॉब्लम एरिडिकेशन सिस्टम है, सही है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ केयरिंग रिलेशनशिप है। नर्सिंग क्या है? केयरिंग रिलेशनशिप है। क्लियर? क्योंकि उसमें आप केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट की प्रॉब्लम है वो एरिडिकेट हो। पेशेंट क्या है? पेशेंट जो है केस स्टडी है, किस चीज की? अब प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल में, कि इस इंडिविजुअल में ये मौजूद है या नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला द पेशेंट इज अ केस स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसकी क्या है? केस स्टडी है। क्लियर? और एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट, ये जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम कैटालिस्ट है। ये क्या है? कैटालिस्ट जानते हैं आप लोग? ये हाँ, प्रॉब्लम को इनहांस कर देना। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं? एनवायरनमेंट से आते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है? एक प्रॉब्लम कैटालिस्ट है, या आप कह सकते हैं कि थेराप्यूटिक सेटिंग है, ठीक है। तो ये मेटा पैराडाइम है
मीटा पैराडाइम, किसका? अब्दुल्ला की थ्योरी का। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है वो क्या है। हम उसको शॉर्ट डिस्कस करेंगे, बाकी वो बहुत लेंथी सेंटेंस है, तो आपकी मर्जी है कि आप उसको लेंथी सेंटेंस को याद कर सकते हैं रटा लगा के, तो आप याद कर सकते हैं। कम से कम मैं नहीं कर सकता तो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, इसको 3 कैटेगरीज में हम मोस्टली डिवाइड करते हैं। PSE, फिजिकल, सोशियोलॉजिकल और इमोशनल। ठीक है, एक और भी कैटेगरी है बेस्ट। बी का मतलब क्या है? जी, ई का मतलब क्या है? बेसिक नीड, या आप कह सकते हैं कि बेसिक टू ऑल, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। ई का मतलब क्या है? इमोशनल। इसका मतलब क्या है? सपोर्टिव। टी का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट, मेडिकेशन। सही है, ट्रीटमेंट। तो इस कैटेगरी में ये डिवाइड की गई है कि बेसिक नीड कौन से हैं, इन्वायरमेंट जो इमोशनल नीड कौन से हैं, सपोर्टिव कौन से हैं और ट्रीटमेंट कौन से हैं। ट्रीटमेंट को हम रेस्टोरेटिव नीड भी कहते हैं। सही है, रेस्टोरेटिव नीड भी उसको कहते हैं। टोटल कितनी नीड है? 21। किस तरह याद करें? सबसे पहले हम बी की बात करेंगे, बेस्ट में बी जो बेसिक नीड है। ठीक है, उसको हम किस तरह याद कर सकते हैं? वो कितने हैं? 8 है। 1 से लेकर जो 8 तक है ये बेसिक नीड है। किस तरह हम उसको याद कर सकते हैं? देख, नर्स का मेन काम क्या है? कौन सा केयर प्रोवाइड करना है? जो बेस्ट केयर हो, बेस्ट केयर। ठीक है, बी का मतलब क्या है? देख, ये 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको आसान बना लें। आगे हम स्लाइड में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस आपको नजर आएंगे। तो जो बेस्ट है, उस बेस्ट से आप पहले 4 कैटेगरी बनाई कि बेसिक नीड कौन से हैं, इमोशनल कौन से हैं, सपोर्टिव कौन से हैं और ट्रीटमेंट वाले कौन से हैं। ठीक है, फिर जो बेसिक है बी से, उसमें पहले आप क्या प्रोवाइड करें? बेस्ट केयर। बेस्ट केयर में बी का मतलब क्या है? बी ई एस टी सी ए आर और ई। 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने क्या कहा था कि 1 से लेकर 8 तक जो है ये आपकी बेसिक नीड है। बी का मतलब क्या है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि जो आपके पेशेंट है, आपने क्या करना है? आपने फैसिलिटेट करना है क्या? आपने मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेशन, कि पेशेंट को एक जो ऑक्सीजन है वो उसको मिले। तो आप इस सेंटेंस किस तरह लिख सकते हैं कि टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। बॉडी की जितनी भी सेल है, हर सेल को ऑक्सीजन का सप्लाई करना, दिस इज योर मेन जॉब डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, अगर ये ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है तो दिस इज अ नर्सिंग प्रॉब्लम। सही है, तो बी का मतलब क्या है? ब्रीथिंग। और ये बात किसने की थी? ये हेनरिसन ने भी यही बात की थी ना।
उसका फर्स्ट बेसिक नीड में क्या था? ऑक्सीजनेशन था ना, ब्रीथिंग थी ना, नॉर्मल ब्रीथ, सही है। ई का मतलब क्या है? ईट एंड ड्रिंक। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों को मिलाकर हम उसको क्या कह सकते हैं? हम उसको न्यूट्रिशन कह सकते हैं ना, या नहीं कह सकते? ठीक है, तो आप उसको न्यूट्रिशन कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नर्स का क्या काम है कि टू फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करना है? न्यूट्रिशन। कहाँ पे? बॉडी की हर सेल को न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो दिस इज द नर्सिंग प्रॉब्लम। क्लियर? इसका मतलब क्या है? सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब क्या था? हाइजीनेशन, हाइजीन, हाइजीन। नर्स का काम क्या है? टू प्रोमोट बॉडी हाइजीन एंड फिजिकल कंफर्ट। हाइजीन को क्या करना है? प्रोमोट करना है। अगर कोई पेशेंट है और वो हाइजीनिक कंडीशन में नहीं है, सो दिस इज द नर्सिंग प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है ना, ठीक है। इसके बाद टी। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका? बॉडी रेगुलेटरी मैकेनिज्म। यस, मैकेनिज्म, ठीक है, बॉडी रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसके बाद सी। सी का मतलब क्या है? कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट, कंफर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेन, किसी पेशेंट को पेन है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर किसी पेशेंट मोबिलिटी नहीं कर सकते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। और ये बात नाइटिंगेल ने भी की, हेनरिसन ने भी की थे ना, कि मेंटेन प्रॉपर बॉडी पोस्चर, ठीक है। तो इसने भी बात की है, अगर कोई पेशेंट कंफर्टेबल है, नर्स का काम क्या है कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रख रहा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेन फ्री हो। लेकिन अगर पेशेंट को पेन है, सो दिस इज अ नर्सिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद क्या है? ए का मतलब क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। नर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि टू फैसिलिटेट या टू प्रोमोट एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप। क्लियर? तो मतलब अगर एक पेशेंट है और वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। क्लियर? आर का मतलब क्या है? रेस्ट रूम। इसका मतलब क्या है रेस्ट रूम का? एलिमिनेशन, ठीक है। नर्स का क्या काम है कि वो एलिमिनेट, मतलब एक प्रॉपर एलिमिनेशन को फैसिलिटेट करे। देख, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह एक सिनेरियो में आपने इंप्लीमेंट करने हैं। और ई का मतलब क्या है? एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट? जी, सेफ्टी। इसका मतलब है सेफ्टी। किस तरह आपने सेफ्टी करना है? थ्रू, सेफ्टी किस तरह करना है? थ्रू प्रिवेंशन फ्रॉम इंसिडेंट, इंजरीज और थ्रू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। आपने पेशेंट को इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना है और पेशेंट को आपने इंसिडेंट से भी प्रिवेंट करना है। अगर कोई सीबीआर पेशेंट है बेड पे, मैं इस पे एक सिनेरियो आपको बता देता हूं, इस एट नीट पे प्रॉब्लम पे, ठीक है। अगर एक पेशेंट है और वो स्ट्रोक के साथ है, एक पेशेंट आपके साथ आ जाते हैं वार्ड में विद स्ट्रोक। स्ट्रोक तो आप जानते हैं ना, सीवीए। तो जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं वो का पी सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्या वो ओरली ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सो कहां पे प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम हो गया ना, ये ईट और ड्रिंक का प्रॉब्लम हो गई उसको। तो आपने क्या करना है? एनजी आपने पास करने हैं, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। ये जो पेशेंट है ये वॉशरूम नहीं जा सकते, स्ट्रोक के पेशेंट,
तो एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हाँ उसको अपने कैटेटर करवाने हैं, ठीक है। इसी तरह वो खुद से अपना केयर रख सकते हैं, मतलब हाइजीनिक निहार सकते हैं, तो आपने उसको स्पंज देने हैं, बेड बाथ जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा वो जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल नहीं होते, उनके एक ही पोजीशन में होते हैं, तो आपने किस तरह उसको कंफर्टेबल करना है, उसके पोजीशन को चेंज करना। तो पोजीशन की चेंज से आप उसको कंफर्ट में ला सकते हो, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम उसमें है, क्या वो पेशेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, स्ट्रोक वाले पेशेंट नहीं कर सकते ना, तो ये प्रॉब्लम मौजूद है या मौजूद नहीं है। और नर्सिंग का काम क्या है कि इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना, तो आपने उसको पेशियो वो करवाना है मोमेंट, तो फिजियोथेरेपी इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप उसको फिजियोथेरेपी एडवाइस करें। इसके अलावा एलिमिनेशन की हमने बात की। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, क्या वो वॉशरूम जा सकते हैं, नहीं जा सकते, गिर सकते हैं ना। अगर उसकी बेड की जो साइड रेल है, अगर वो आपने मतलब राइज नहीं किया है तो वो गिर सकता है ना। तो आपने क्या करना है, सेफ्टी आपने उसकी प्रोवाइड करना है। दूसरा, ये पेशेंट बेड सोर उसको हो सकते हैं ना कि उनकी बेड पे है, तो आपने बेड सोर से उसको बचाना है, तो आपने उसकी पोजीशन चेंज करने हैं। इस पेशेंट को इंस्पायरेशन नमूने हो सकते हैं ना, हो सकता है कि उसकी एनजी डिस्प्लेस हो, आप उसको फीड दे दे और वो लंग्स पे चले जाए, तो आपने उसकी एनजी के जो प्लेसमेंट है उसको चेक करने हैं बिफोर फीडिंग। तो ये प्रॉब्लम आपने देखने, आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं ना, आसान तरीका क्या है सोने के अलावा, आसान तरीका क्या है, वो आसान तरीका ये है कि जब भी आपके पास पेशेंट आ जाते हैं, जब भी आपके पास पेशेंट आ जाते हैं, आपने उसमें ये जो नाइटिंगेल की 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है, आपने उसके लिए पेशेंट को असेस करना है कि उस, हाँ यस, अब्दुल्ला की, कि अब्दुल्ला की जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, उस पेशेंट में आपने देखने हैं कि उसमें कितने प्रॉब्लम मौजूद है और उस प्रॉब्लम को आपने एरेडिकेट करना है। आप इस प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आगे हम उसके लिए 10 स्टेप बताएंगे। यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है? बहुत आसान है। ये जो स्ट्रोक के पेशेंट है, आप उसको ले लें, आप कभी भी नहीं बोल सकते। एस्टिमेटिक पेशेंट है, बहुत ज़्यादा उसको एसओबी है, वो उसके सांस ठीक है नहीं है ना, ये प्रॉब्लम मौजूद है, आप उसको ऑक्सीजनेशन लगा रहे, उस एसओबी में वो का पी सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ये प्रॉब्लम मौजूद है, उसको रिजॉल्व करें, ठीक है। इसी तरह देख ले, ये लाजमी नहीं है कि ये सारे 21 प्रॉब्लम एक पेशेंट में मौजूद हो, लेकिन दिस इज द नर्सिंग प्रॉब्लम, और इस नर्सिंग प्रॉब्लम को आपने हल करना है, एरेडिकेट करना, क्योंकि नर्सिंग का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला, एरेडिकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर? तो हमने बी, जो बी है ना बेस्ट में से, उसको हमने डिस्कस कर दिया। कितनी प्रॉब्लम थी? 8 प्रॉब्लम, 1 से लेकर 8 तक। अब हम डिस्कस करेंगे ई को। ई, जी, ई, ई का मतलब क्या है? इमोशनल, ठीक है, इमोशनल एंड सोशल, इमोशनल एंड सोशल नीड। क्लियर? एक इमोशन, इमोशन से आपके दिल में क्या आता है? इमोशन, फीलिंग, कौन सी फीलिंग? अच्छी फीलिंग, प्यार मोहब्बत वाले। आपको पता है एवरीवन फॉल इन लव, आप लोगों ने ये सुना होगा, एवरीवन फॉल इन लव, यस। तो चलो एवरीवन में से ई ले लेते हैं, एवरीवन फॉल इन लव, तो चलो लव भी लिख देते हैं, LOVE, लव। सो एवरीवन फॉल इन लव। इमोशन दिल से होते हैं ना, दिल से, और लव कहाँ से होते हैं? दिल से। तो आप उसको भी याद कर सकते हैं इस तरह, सही है? क्लियर? अब ई का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, वी, और ये नर्सिंग प्रॉब्लम है। ये क्या है?
नर्सिंग प्रॉब्लम है। सो 9, 10, 11, 12 एंड 13, तो मतलब जो 9 से लेकर 13 तक हमारे पास है वो इमोशनल एंड सोशल नीड है। इमोशनल एंड सोशल नीड है। ई का मतलब क्या है? हमारे पास जब पेशेंट आते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या वार्ड में, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको होते हैं एंजाइटी का। किस चीज का? एंजाइटी का। तो आपने क्या करना है? आपने एंजाइटी को ईजी लेने हैं, कम करना है। क्या करना है? ईज फियर, जो इसकी फियर है ना उसको कम करना है। इसको क्या कहते हैं? इसको एंजाइटी कहते हैं। क्लियर? तो अगर कोई पेशेंट सर्जरी के लिए, अगर कोई पेशेंट सर्जरी उसकी प्लान है और वो सर्जरी के लिए जा रही है और उसको एंजाइटी है, उसको फियर है, डर है उसको, तो ये क्या है? नर्सिंग प्रॉब्लम है। आपने क्या करना है? आपने उसको एरेडिकेट करना है, आपने उसकी काउंसलिंग करने हैं, ठीक है, आपने उसको, सही है। एल का मतलब क्या है? लेसन। हम किस चीज में सुनते हैं ज्यादा? कम्युनिकेशन में। किस चीज में? तो लेसन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। तो नर्स का काम क्या है? टू फैसिलिटेट या टू प्रोमोट क्या? थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। सही है। तो अगर कोई पेशेंट है और वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है सही, या अगर नर्स उसको थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, अगर वो आपसे पूछ रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? आपके मुझे क्या पता? तो दिस इज एट्स मीन कि दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर? ओ का मतलब क्या है? ओपन हार्टेड। ओपन हार्ट। ओपन का हार्ट का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल। ठीक है, आपने अपना दिल बहुत ज्यादा बड़ा करना है। आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं ना, आपने उसको उसी लिहाज से डील करना है। स्पिरिचुअल, जो उसकी स्पिरिचुअल, अगर उसकी कोई बिलीफ है तो आपने उसके लिए अपना दिल बड़ा कर देना। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ और आप यहाँ पे भगवान की इबादत कर रहे हो, ठीक है, या मैं हिंदू हूँ और आप जो है कुरान की तिलावत कर रहे हो, तो नहीं। सही है। स्पिरिचुअल। वी का मतलब क्या है? वैल्यू सेल्फ। आपने आपको वैल्यू देना। इसका मतलब क्या है? इसको हम सेल्फ इमेज कह सकते हैं ना। सेल्फ, या सेल्फ इस्टीम या सेल्फ इमेज, दोनों आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई पेशेंट है ना, वो कहते हैं बस यार मुझे मारने दो, बस मैं जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा, मैं तो वैसे भी किसी काम का नहीं हूँ, मैं सबके ऊपर बोझ बन चुका हूँ, तो एट्स मीन कि आपने उसको क्या करना है? इंटरपर्सनल रिलेशन के थ्रू आपने उसको सपोर्ट करना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सही है? नहीं, सही तसल्ली। और ई का मतलब क्या है? एंगेज। एंगेज का मतलब क्या है? सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन। अगर वो पेशेंट सोशली इंटरेक्शन कर रहे हैं, अगर वो सेक नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है, एलोन नहीं है, तन्हाई पसंद नहीं है, अगर ये है तो दिस इज अ प्रॉब्लम। सही है? क्लियर? तो ये कितनी प्रॉब्लम हो गई? 13 प्रॉब्लम हो गई। तो ई भी खत्म। अब हम बात करेंगे एस की। एस, ये भी हो गया ना। नाउ वी विल डिस्कस एस। एस का मतलब क्या है जी? सपोर्टिव एंड एजुकेशन। सपोर्टिव एंड एजुकेशनल नीड। सही है? एजुकेशनल नीड। आप लाइट चली गई है ना? लाइट है अभी? नहीं है ना? लाइट का अल्टरनेटिव क्या है जी? नहीं, अगर लाइट नहीं है, इसके अलावा घर में अक्सर हम लगाते हैं जो बिजली की काम करते हैं,
नहीं, जो बैटरियों से हम बनाते हैं, यूपीएस। यूपीएस का नाम सुना है? यूपीएस। ठीक है, अगर लाइट चले भी जाए ना तो टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि यूपीएस है। सही है। लेकिन यहाँ पे हम यूपीएस को यूज करेंगे फॉर द सपोर्टिव और एजुकेशनल नीड के लिए। सही है। तो ये मतलब ये है कि ये 14, 15 एंड 16, सो 14 से लेकर 16 तक जो नीड है ये सपोर्टिव और एजुकेशनल नीड है। यू का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड। क्या? इलनेस। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है? पेशेंट रिस्पांस टू डिजीज। पेशेंट के जो है डिजीज को उसकी क्या रिस्पांस है? फिजियोलॉजिकल क्या रिस्पांस है, पैथोलॉजिकल उसकी क्या रिस्पांस है, इमोशनली उसकी क्या रिस्पांस है। कुछ लोग डिजीज को बहुत लाइट लेते हैं ना, चलो यार बस हो गया है तो क्या करें, ये भी ठीक नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अपनी फिजिकल और पैथोलॉजिकल जो रिस्पांस है डिजीज, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इलनेस को या नहीं, उसको उस डिजीज के बारे में कोई नॉलेज है या नहीं है। सही है। अगर नहीं है तो दिस इज द प्रॉब्लम। पी का मतलब क्या है? प्रोग्रेशन या प्रोग्रेस या रिहेबिलिटेशन। अगर एक पेशेंट है और उसको स्ट्रोक हो चुका है तो एक प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है? उसको रिस्टोर करना है। इसको रेस्टोरेटिव नीड भी आप कह सकते हैं। किस तरह आप उसको रिस्टोर कर सकते हो? थ्रू रिहेबिलिटेशन। सही है। आपने उसकी प्रोग्रेस को देखना है कि उसमें कोई प्रोग्रेस आ रही है या नहीं आ रही। और इसका मतलब क्या है? स्कूल। स्कूल में हम क्या करते हैं? टीचिंग। सो टीचिंग टू पेशेंट एंड फैमिली। सही है। ये मेन नर्सिंग प्रॉब्लम है कि नर्सिंग में नर्स जो है वो सही टीचिंग नहीं देते पेशेंट को या पेशेंट की जो फैमिली हैं, चाहे वो डिस्चार्ज टीचिंग हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, जो भी हो। अगर दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो दैट्स द प्रॉब्लम, अपनी उसको देने। सही है। अगर एक पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने उसको बताना है। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब कौन सा रह गया है? टी। टी का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट और मेडिकेशन। सही है। तो एस पी खत्म, अब टी की हम बात करेंगे। टी क्या है? ट्रीटमेंट। तो ये 17 से लेकर 21 तक है। ट्रीटमेंट हम किस चीज से कर सकते हैं? एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन। आप लोगों ने देख उसका नाम सुना है, इंजेक्शन टीटी। ये क्या है? ये मेडिसिन है या नहीं है? टीटी मेडिसिन है या नहीं है? है ना। तो मतलब ये मेडिसिन है। क्या है? मेडिसिन। ठीक है। सो एम ई डी और कौन सा मेडिसिन है ये? टीटी। सही है। तो एम का मतलब क्या है? मेडिसिन। ट्रीटमेंट आप किस चीज से करवा सकते हो? मेडिसिन। तो आपने फैसिलिटेट करना है, आपने प्रोवाइड करना है मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है। दूसरा, मेडिसिन कौन एडमिनिस्टर करते हैं? नर्स करते हैं ना। अगर कोई पेशेंट है और वो खुद से मेडिसिन नहीं ले सकते, सो दिस इज नर्सिंग प्रॉब्लम और नॉट? प्रॉब्लम है ना। अब नर्स का काम क्या है? इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे? वो पेशेंट को मेडिसिन देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। क्लियर? ई का मतलब क्या है? असेसमेंट कौन करता है? सो एग्जामिन सिम्टम। जो सिम्टम है ना वो कौन एग्जामिन करेगा? नर्स। अगर एक पेशेंट है और उसको नोजिया हो रही है, एक पेशेंट है उसको एब्डोमिनल पेन है, सो ये नर्सिंग प्रॉब्लम है ना। तो आपने उसको एग्जामिन करके एरेडिकेट करना है। क्लियर? डी का मतलब क्या है? ड्रेसिंग।
ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई पेशेंट है और उसको किसी भी जगह पे ऑन है तो उस ऑन का केयर कौन करेगा? ये प्रॉब्लम है ना, उसका केयर कौन करेगा? नर्स। सही है। अगर बेड सोर है, दिस इज द प्रॉब्लम, उसकी ड्रेसिंग कौन करेगा? उसको केयर कौन प्रोवाइड करेगा? नर्स। टी का मतलब क्या है? टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या है? डायग्नोज। और आपको पता है कि जो अब्दुल्ला है ना, उसने नर्सिंग डायग्नोस पे सबसे ज्यादा जोर दिया था, और उससे पहले नर्सिंग डायग्नोस का कोई कंसेप्ट नहीं था। सबसे ज्यादा जोर जो दिया था वो पे अब्दुल्ला ने दिया था। तो टी का मतलब है कि टेस्ट, टेस्ट का मतलब है डायग्नोस। आप किसी पेशेंट की नर्सिंग डायग्नोस बना रहे हैं। अगर एक पेशेंट फ्लूइड एम्बैलेंस के साथ है, ठीक है, तो आप इस पर नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं ना। अगर कोई पेशेंट स्ट्रोक के साथ है, नर्सिंग डायग्नोस आप लोगों ने पेन में बनाई होंगी, जो प्रेस फार्मूले से पेशेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू इटियोलॉजी एज एविडेंस बाय साइंस सिम्पटम, इससे आप बना चुके होंगे। और टी का मतलब क्या है? कोलैबोरेटिव केयर, टीम वर्क। एक जितने भी केयर प्रोवाइडर हैं वो आपस में एक एज टीम काम करते हैं। कोलैबोरेटिव केयर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दिस इज अ प्रॉब्लम। सही है। तो ये 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है। अब हम स्लाइड में भी देखेंगे, लेकिन ये शॉर्ट ट्रैक थे कि आप इसको किस तरह याद कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है यहां तक? अब ये नर्सिंग प्रॉब्लम तो है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए 10 स्टेप है। क्या है 10 स्टेप? नहीं, वो होता है 10 स्टेप टू आइडेंटिफाई द 21 नर्सिंग प्रॉब्लम। सही है। तो वो 10 स्टेप क्या है? वो 10 स्टेप क्या है? ये हम इससे भी ले सकते हैं, आइडेंटिफाई से। आई डी ई एन टी आई एफ वाई, और प्रॉब्लम की बात हो रही है और उसको इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है। तो ये कितनी स्टेप हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 आइडेंटिफाइड स्टेप। द फर्स्ट वन इज आई। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई। सही है, सही बोला उसने। आई का मतलब है आइडेंटिफाई क्या? द पेशेंट प्रॉब्लम। पेशेंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? पेन है उसको, पेन, ये प्रॉब्लम है ना, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। कहाँ पे उसको पेन है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, इरिटेटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करने हैं। डी का मतलब क्या है कि जितनी भी इशू है पेशेंट को, आपने उसकी डिटेल एक लिस्ट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? डिटेल द लिस्ट ऑफ इशू, द लिस्ट ऑफ इशू। जितनी भी इशू है पेशेंट को, आप उसके एक लिस्ट बना रहे हैं। ये का मतलब क्या है कि आप जो नॉन नर्सिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि हम नर्सिंग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी फोकस किस चीज के ऊपर होगी? नर्सिंग प्रॉब्लम के ऊपर। लेकिन अगर कोई नॉन नर्सिंग प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? उसको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट नॉन नर्सिंग प्रॉब्लम। ठीक है, नॉन नर्सिंग प्रॉब्लम को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एन का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया ना, जो इशू,
उसके रिगार्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। तो क्या करना है, अपनी नोट करना है डेटा, डेटा को क्या करना है, नोट, यानी गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब क्या है, थ्योरीज, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या हुआ, आप हाइपोथेसिस जनरेट करें, उसके बारे में क्या करें, हाइपोथेसिस को आप जनरेट करें कि मतलब मैं किस तरह उसको हल कर सकता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो हाइपोथेसिस आपने जनरेट किए ना, हमेशा उस हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट, मतलब टेस्ट हाइपोथेसिस। एफ का मतलब क्या है कि आपने उसको रिवाइज करना है, तो आपने उसको फाइन टोन देना है, क्या, फाइन टोन, मतलब क्या है, रिवाइज हाइपोथेसिस। वाई का मतलब क्या है कि यील्ड करना है आपने क्या, वाई का मतलब जो आपके पास डेटा है, जो डेटा आपके पास आ चुके हैं ना, आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करना है, डिटेल से आपने उसको बताना है, एक्सप्लेन द डेटा। ठीक है, यील्ड या एक्सप्लेन डेटा। अब आई का मतलब क्या है और पी का मतलब क्या है, जी, आपने प्लान बनाना है, क्या करना है, प्लान। प्लान का मतलब क्या है, किस तरह आपने हल करना है, और उस प्लान को फिर आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो ये स्टेप है। सबसे पहले आप तो पेशेंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, जो पेशेंट प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके आप एक डिटेल लिस्ट बना दें कि कितनी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है। जिस तरह हमने स्ट्रोक की बात की थी, स्ट्रोक में कितनी प्रॉब्लम थी, उसमें न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, उसमें एलिमिनेशन की प्रॉब्लम थी, उसमें जो सेफ्टी की प्रॉब्लम थी, मुख्तलिफ प्रॉब्लम थी ना उसमें। तो आप सबसे पहले जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, फिर उस प्रॉब्लम की आप एक लिस्ट बना लें कि इतनी मेरे पास प्रॉब्लम है, फिर उसमें से देखिए जो नॉन नर्सिंग प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करें, खत्म कर दें। जब नॉन नर्सिंग को एलिमिनेट करेंगे, बाकी जो आपके पास रह गई है जो प्रॉब्लम, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, और उसके लिए फिर आप एक क्या करें, हाइपोथेसिस बना दें कि मतलब इस चीज के साथ कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। फिर उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करें, अगर जरूरत है तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज करें। बाकी जो आपके पास एंड जो मेन प्रॉब्लम रह जाते हैं उसके बारे में जो आपके पास डेटा है उसको डिटेल से एक्सप्लेन करें। एट द एंड फिर आप उसके लिए प्लान बना दें कि किस तरह इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना है, और इस प्रॉब्लम को फिर आप एलिमिनेट करें, इम्प्लीमेंट करें। जी, yield या एक्सप्लेन द डेटा, एक्सप्लेन द डेटा, क्लियर। आप लोग उसको भी याद कर सकते हैं जो स्लाइड में है, सही है। देख, ये इतना आसान है ना, लेकिन अगर आप रटा लगाओगे मुश्किल है। किस तरह आसान, आपके पास एक पेशेंट आ जाता है किसी कंप्लेन के साथ, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और एमआई के साथ है, या एक पेशेंट है चलो डायरिया के साथ है, सही है, या कोई भी आप रिटेंशन भी ले सकते हैं। एक पेशेंट आपके पास आ जाते हैं, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, स्टेप की हम बात करें, 10 स्टेप की बात करें। 21 नर्सिंग प्रॉब्लम तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसकी हाइजीन, कंफर्ट, ब्रीथिंग, एलिमिनेशन, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल, ये सारे आपने आइडेंटिफाई किए 21 नर्सिंग प्रॉब्लम। जो पेशेंट आपके पास आ जाते हैं, आप उसमें ये 10 जो स्टेप है अप्लाई करें। सबसे पहले आप देख लें कि इस पेशेंट में कौन कौन सी नर्सिंग प्रॉब्लम है। आप पहले नर्सिंग प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करें, उसको पेन है, वो मोबिलिटी नहीं कर सकते, वो कुछ खा नहीं सकते, वो वॉशरूम नहीं जा सकते, ये मुख्तलिफ
प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की, इस प्रॉब्लम की आप एक लेस बना दें, फिर इस लेस में देखिए कि हमारे पास नर्सिंग प्रॉब्लम है, ओके ये भी नर्सिंग प्रॉब्लम है, ओके ये नर्सिंग नहीं है, उसको क्रॉस कर दें, एलिमिनेट कर दें वो प्रॉब्लम को जो नर्सिंग प्रॉब्लम नहीं है। जो बाकी आपके पास नर्सिंग प्रॉब्लम रह गई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस जनरेट करें, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करें, अगर ज़रूरत है तो उसको रिवाइज करें। एट द एंड जो आपके पास जो फाइनल आपके पास आ जाते हैं हाइपोथेसिस, उसके बारे में डाटा एक्सप्लेन करें, फिर एक प्लान बना दे और इस प्लान को फिर इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें याद करने की क्या है, कुछ भी नहीं है, आसान है। अब हम बात करेंगे 11 नर्सिंग स्केल। क्या 11 नर्सिंग स्केल की हम बात करेंगे जो अब्दुल्ला ने दी है, ठीक है, अब्दुल्ला ने जो दी है, अब्दुल्ला किस तरह उसको याद कर सकते हैं, केयर PAT यानी पेशेंट HS, ठीक है, हेल्थ स्टेटस CARETH और S। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ये 2 है, ठीक है, और इसमें ये भी 2 है। क्लियर? सी का मतलब क्या है? देख, अगर आपके पास ये स्केल है, अगर ये स्केल आपके पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला, फिर आप ये जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है उसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ये स्केल नहीं है फिर आप नहीं कर सकते। पहला स्केल क्या होनी चाहिए आपके पास? कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन, आपके पास एक कम्युनिकेशन स्केल हो। पेशेंट तब आपको हिस्ट्री देंगे ना जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप उससे हिस्ट्री निकाल सकते हो। क्लियर? तो सी का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन स्केल। ए का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है आप उसको एप्लीकेशन में ला सकते या नहीं ला सकते? अप्लाई कर सकते या नहीं कर सकते? ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये स्केल अप में हो कि आपके पास जो नॉलेज है वो सही टाइम पे आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, एप्लीकेबल में ला सकते हो या नहीं ला सकते। सही है, आपके पास आयु की इनोवेशन है, एनजी है, एनजी की नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन क्या उसको आप एप्लीकेशन में ला सकते हो? आप उसको एनजी पास कर सकते हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। फिर क्या है? आर। आर का मतलब क्या है? रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। अब इसमें 2 है, मैंने कहा ना 2 है। कौन सी रिसोर्सेज है? एक रिसोर्स मटेरियल है और एक पर्सनल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये 2 हो गए आपके पास जी। ई का मतलब क्या है? ई का इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल हो आप में। क्या? इमोशनल इंटेलिजेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है नर्स के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? आप कह सकते हैं कि थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ, इसको भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो सिचुएशन है ना इमोशनली उसको हैंडल करना, आप किसी के माइंड को रीड करके उसके मुताबिक एक्ट करना। सही है, आपके जो पेशेंट है वो क्या चाहते हैं, आपको अपने अपने आप को इस तरह यूज करना है कि मैं यहाँ पे आपके लिए एक मसीहा हूँ, बस मैं आपके लिए सब कुछ कर देता हूँ, आप टेंशन ना लो,
आई एम हूँ, मैं हूँ ना, मैं मौजूद हूँ, मैं कर लूँगा। सही है। पी का मतलब क्या है? पी से भी हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्केल हो। क्या हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्केल। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप ये स्केल है। और दूसरा पी का मतलब क्या है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्केल। आप अगर कोई भी सिचुएशन है, आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो। बेहतरीन प्लानर हो आप, बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हो आप। ठीक है। ए का मतलब क्या है? ए, आप में एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? आपके पास स्टूडेंट्स है, आपके पास अदर कोलीग्स है, आप एज अ हेड नर्स काम करते हो, आप दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। आप में ये स्केल हो कि आप दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे सके, आप दूसरों को गाइड कर सके, आप दूसरों को टीच कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन की बात हो रही है। आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप ये काम करें, आप उस पेशेंट का ये ख्याल रखें, आप ये करें, आप वो करें। ठीक है। आप में, हाँ, इसका सिंपल यू कैन से कि आप में लीडरशिप की क्वालिटीज हों, ये स्केल आपके पास हों, तब जो है आप उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। टीचिंग स्केल हो आप में, क्या? टीचिंग स्केल हो आप में। आप पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को आप टीच कर सकते हो, चाहे वो डिस्चार्ज टीचिंग हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, जो भी हो, तो आप में टीचिंग स्केल हो। अगर टीचिंग स्केल है तो इट्स मीन कि यू आर, आप किसी पेशेंट की जो हेल्थ है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। हेल्थ ऑब्जर्वर, इसका मतलब क्या है कि आप पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी ऑब्जर्वेशन की स्केल आप में हो। ऑब्जर्व, क्रिटिकल थिंकिंग हो आप में। आप पेशेंट को देखकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन बेस्ट है या नहीं है। और इसका मतलब है क्या है? आपके पास जो जितनी स्केल है ना, ऊपर जो हमने बात की, एक्सक्यूएशन आप उसकी कर सकते हो। एक्सक्यूएशन, इसका मतलब क्या है? स्केल प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर या नर्सिंग प्रोसीजर आपके पास जितनी भी है, आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये स्केल आप में होनी चाहिए, तब आप नर्सिंग प्रॉब्लम। कौन कौन सी स्केल? आपके पास बेस्ट कम्युनिकेशन स्केल होनी चाहिए। आपके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये स्केल आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि ये जो फुलिश है, ये 3 वे फुलिश है, ये 2 वे है, ये 16 गैज है, ये 18 गैज है, लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि आप फुलिश को पास करें, फिर आपके पास स्केल नहीं है। नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को आप एप्लीकेशन में नहीं ला सकते। सही है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, पेशेंट को रीड करके, उसकी माइंड को रीड करके आप ये एबिलिटी हो कि इस टाइम मेरे पेशेंट मुझसे क्या चाहते हैं। गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, ठीक है, वो आपको गालियां दे रहे हैं, आप सामने से उसको मुस्कुरा रहे हैं। सही है। वो आखिर में कहेंगे कि यार ये किस टाइप के बंदा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्केल हो आप में, प्लानिंग की स्केल हो आपके पास, आप किसी को सुपरवाइज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल हो आप में, टीचिंग स्केल हो, आप एक बेस्ट ऑब्जर्वर हो, और आपके पास जो स्केल है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो क्लियर? तो ये 21 नर्सिंग प्रॉब्लम, 10 स्टेप टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड 11 नर्सिंग स्केल। इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये दो डबल है ना, रिसोर्सेज में आपके पास रिसोर्स मटेरियल है और पर्सनल रिसोर्सेज है, और पी में आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्केल है और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्केल है। सही है। तो ये 11 हो गई। एक थ्योरी ये है कि इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, इसमें जनरलाइजेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरा ये है ना कि ये होलिस्टिक अप्रोच है नहीं इतना जितना होना चाहिए। सही है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। चलो अब
स्लाइड को जल्दी जल्दी विद इन 10 मिनट्स में हम स्लाइड को डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये देखना है कि अगर हमने कुछ मिस किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम उसको कवर कर सकें। अदरवाइज जितनी भी चीज़ें थी हमने आसान अल्फाज में उसको डिस्कस कर दी है। होपफुली कितनी मुश्किल कुछ नहीं होंगे। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर चुके हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसको कवर कर सकें। अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर अब्दुल्ला वाइट बोर्ड में डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे स्लाइड को सिर्फ हम रीड करेंगे। पर्पज़ ये है, दो पर्पज़ है कि अगर हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर चुके हैं तो हम उसको कवर करें। दूसरा ये कि आप लोगों का यकीन हो जाए जब तक आप स्लाइड को नहीं देखते, और यकीन करिए वही स्लाइड है, वही कलर है, सब कुछ वही पुरानी है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया उसमें नेम के अलावा। सही है। सो यस, KMU वाली नोट्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को देख, जब भी आपने देखने हैं ना, अपने ऑब्जेक्टिव की देखने, आपने ये नहीं देखने कि पेशावर रीजन की नोट है, ये मर्दान रीजन की है, ये स्वात रीजन की है। आप ऑब्जेक्टिव को देखें, पेशावर रीजन भी इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेंगे, स्वात वाली भी इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेंगे, और मर्दान वाली भी इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेंगे। तो जो भी नोट्स बनाए डजंट मैटर। ओके, ये डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कब पैदा हुई थी, कहाँ पे पैदा हुई थी। हमने कहा कि न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी 13 मार्च 1919 में। एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी? नर्सिंग डिप्लोमा जो पेटकेन मेमोरियल हॉस्पिटल से, BSN और MSN और PhD 45, 47, 55 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी, और क्या क्या रूल थी वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें भी ये देख, नर्सिंग डिप्लोमा उसमें कहाँ से की है? पेटकेन मेमोरियल हॉस्पिटल से। BSN कहाँ से की? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1945। मास्टर डिग्री उसमें फिजियोलॉजी में, मैं साइकोलॉजी बता चुका था आई थिंक उसमें, तो फिजियोलॉजी में उसने की है 1947 में, और जो PhD है एजुकेशन में 1955 में। तो जो वाइट बोर्ड में मैंने डिस्कस किया था कि मास्टर इन साइकोलॉजी से मास्टर इन फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो देख इसमें से एक करेक्शन आ गई। ठीक है, ये देख नाम से तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, इसने एक चीज़ और बता दिया था, पता है? उसने कहा था कि जहाँ भी शी होंगे ना, शी इट इज यूज फॉर नर्स एंड ही एज यूज फॉर डॉक्टर। उसने ये बात कही थी, आगे आगे एजम्पशन में है। ठीक है, देख उसने क्या किया था कि जो उसने नर्सिंग इंस्ट्रक्टर भी उसने काम किया है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हॉस्पिटल है उसमें चीफ नर्सिंग ऑफिसर और डिप्टी जो है US सर्जन जनरल भी उसने काम किया है, एज आ डीन भी उसने काम किया। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी फाउंडर एंड फर्स्ट डीन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट डीन थी ये। सही है। एंड रिसर्च में उसने क्या किया है? इंटरनेशनल नर्सिंग रिसर्च स्टडीज ड्यूरिंग द जो वो थी कोरियन वार थी। हर रिसर्च फाइंडिंग लीड टू द फर्स्ट। देखिए इस थ्योरी के बारे में बैकग्राउंड बना रही है, तो हम उसमें डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही करेंगे। सही है। ये जो थ्योरी है ये इंडक्टिवली वो हुआ था। ठीक है, इंडक्टिवली। क्लियर? ये इसकी assumption है। उसमें ये चीज देख, उसने क्या कहता है? इन हर राइटिंग शी यूज द टर्म शी फॉर नर्सेज एंड ही फॉर डॉक्टर एंड पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर एंड पेशेंट के लिए, डॉक्टर एंड पेशेंट के लिए उसने ही का लफ्ज यूज किया था। जस्ट 5 मिनट इंशाल्लाह। ठीक है, और नर्सेज के लिए उसने शी का लफ्ज यूज किया था। एजम्पशन उसके रिलेटेड टू, ये एजम्पशन हम बता चुके हैं, डिटेल से नहीं बताएंगे। ये जो केयर पेंडुलम है उसको भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, ये इसको भी हमने डिस्कस कर दिया था। ये जो 21 नर्सिंग केयर हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं देख ये। ठीक है, टू मेंटेन गुड हाइजीन एंड फिजिकल कंफर्ट, ये हम डिस्कस कर चुके थे ना। ये प्रोमोट ऑप्टिमल एक्टिविटी एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर दिया थी। प्रोमोट सेफ्टी जो प्रिवेंशन और वो उसके, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा ये बॉडी में जो पोस्चर है और वो है फैसिलिटेट ऑक्सीजन, हमने डिस्कस कर दिया था। न्यूट्रिशन को भी हमने डिस्कस कर दिया था। हमने एलिमिनेशन को भी डिस्कस कर दिया था। हमने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को भी डिस्कस कर दिया था। डिजीज रिस्पांस को भी हमने डिस्कस कर दिया था। और इसके अलावा
ये क्या है, रेगुलेटरी जो बॉडी रेगुलेशन है उसको भी डिस्कस कर दिया था, ठीक है। और आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग जो उसके हार्ट से हमने उसको डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी वही 21 नर्सिंग प्रॉब्लम है। ये 10 स्टेप है, लर्न टू नो द पेशेंट, या हमने कहा था कि आइडेंटिफाई ड पेशेंट प्रॉब्लम, हमने सिर्फ जो वर्डिंग है वो चेंज किया था। ये है कि शॉर्ट आउट रिलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट डेटा, और हमने कहा था कि डिटेल जो डेटा है इंफॉर्मेशन है आप गैदर करें रिगार्डिंग टू दिस, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये नर्सिंग स्केल है, 11 स्केल है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेल्थ, हमने कहा था आप गुड ऑब्जर्वर होनी चाहिए। हमने कम्युनिकेशन की बात की थी, हमने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बात की थी, हमने टीचिंग की बात की थी कि टीचिंग स्केल हो आपके पास, प्लानिंग स्केल हो आपके पास, रिसोर्सेज आप मटीरियल रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, पर्सनल रिसोर्सेज कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्केल हो, डायरेक्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन स्केल हो आपके पास, थेरेपेटिक यूज़ ऑफ द सेल्फ, जिसको हमने क्या नाम दिया था थेरेपेटिक यूज़ ऑफ द स्केल को, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, और नर्सिंग प्रोसीजर, सही है। तो ये नर्सिंग स्केल को हमने किया था। ये मेटा पैराडाइम है, पर्सनल को भी हमने डिस्कस किया था कि क्या है, एनवायरनमेंट को भी डिस्कस कर दिया था, हेल्थ को भी कर दिया था और नर्सिंग को भी कर दिया था। ये यूजफुलनेस है, मतलब कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, आप एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, आप रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, आप जो क्लिनिकल जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये छोड़े, लिमिटेशन हम डिस्कस कर चुके थे कि इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन उसकी क्या है कि लैक ऑफ एम्फसाइज ऑन व्हाट द क्लाइंट अचीव, ठीक है। उसके ऊपर उसने कोई फोकस नहीं किया था, सारी नर्सिंग केयर के ऊपर उसने फोकस किया है। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी है उसमें, इतनी नहीं है, और इनकंसिस्टेंसी है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म, ठीक है। ये कंक्लूजन है ओवरऑल द थ्योरी का। अगर हम देखें वन अपडेट कैन बी यूज टुडे that will still play a positive role in the patient's outcome. The theory is clear, concise, easy to read, understand and follow without difficulty for any nurse. The main flaw of the theory is that known as a highly concentrated. ठीक है, तो ये और these are summarization. This is the references from where we made this. So हमने कोई ऐसी चीज़ मिस नहीं की है सिवाय एक मिस्टेक के कि साइकोलॉजी को हमने फिजियोलॉजी में चेंज कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।